नमस्कार, मैं हूं सिरांधा शेखर और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं इस खास शो में। हमारे देश में मिर्गी से तकरीबन 1.2 करोड़ लोग प्रभावित हैं और वे इस चिंता के साथ जी रहे हैं कि ना जाने किस वक्त मिर्गी का दौरा पड़ जाए। ये फिक्र उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ती है। ऐसे में यह सुनिश्चित करने का समय है कि कोई भी इस चिंता के साथ नहीं बल्कि हंसते मुस्कुराते रहे। तो आप भी मिर्गी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए #सीज द वरी ड्रैगन कैंपेन में शामिल हों। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं एक्सपर्ट डॉक्टर्स। आइए उनका परिचय कराते हैं आपसे। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर पुनीत अग्रवाल, डायरेक्टर एंड हेड न्यूरोलॉजी, मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस एंड मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नई दिल्ली से। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर अमित बत्रा जी, सीनियर कंसल्टेंट इन न्यूरोलॉजी, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पटपरगंज, नई दिल्ली से। आपका भी कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुधीर त्यागी जी, न्यूरोसर्जन, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, नई दिल्ली से हैं। आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर रेणु, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, फोर्टिस हॉस्पिटल, बसंत कुंज, नई दिल्ली से। आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पुनीत अग्रवाल जी, आपसे शुरू करते हैं। अक्सर हम एक शब्द जप्ती या मिर्गी का उपयोग करते हैं। डॉक्टर, आपसे जानना चाहेंगे जप्ती और मिर्गी में दरअसल अंतर क्या है? सीजर जो वर्ड यूज करते हैं, बेसिकली जैसे हम दौरा भी कहते हैं, ये ब्रेन की नसों में करंट फ्लो में एबनॉर्मलिटी से होता है और ये एक सिंगल इवेंट होता है, अकेला एक इवेंट होता है। इसमें पेशेंट को अचानक बेहोशी का आना, हाथ पैरों में झटके होना या टाइटनेस का आना और मुंह से झाग निकलना, ये सिम्टम होते हैं जो कुछ मिनट तक रहते हैं। यूजुअली ये सिम्टम 1-2 मिनट से लेकर 10 मिनट तक रह सकते हैं और उसके बाद पेशेंट रिकवर कर जाता है। जबकि एपिलेप्सी हम यूज़ करते हैं जो जब बार बार ये इस तरह के दौरे या सीजर्स पड़ते हैं तो उसे हम लोग एपिलेप्सी बोलते हैं। जो इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी और WHO की डेफिनेशन है, उसके हिसाब से जब 2 दौरे या फिट पड़ते हैं 24 घंटे से ज़्यादा के अंतराल में, तो ऐसी कंडीशन को हम एपिलेप्सी बोलते हैं। और इस एपिलेप्सी का डिफरेंशिएशन इसलिए ज़रूरी है, इनका अंतर जानना, क्योंकि सीजर के कारण यूजुअली जो है सीजर के लिए दवाई लॉन्ग टर्म जो है लंबे टाइम के लिए हमको मेडिसिन की जरूरत कई बार नहीं पड़ती है। कई बार ये फिट आपके सोडियम की कमी से, कैल्शियम की कमी से, इन्फेक्शन से होता है, जिसको कि आप सही करेंगे तो फिर सही हो जाएगा, वो दोबारा नहीं पड़ेगा। जबकि एपिलेप्सी जब वर्ड होता है, उसमें यदि बीमारी होती है उसमें बार बार होने का चांस मोर देन 60% होता है। इसलिए ऐसे केसेस में हमको फिर दौरा कंट्रोल करने की या फिट कंट्रोल करने की दवाई लगातार देनी पड़ती है, जो ये 2 साल से लेकर और कई बार कुछ केसेस में लाइफ लॉन्ग तक चलती है। तो इसीलिए हमको ये दोनों का अंतर जानना बहुत ज़रूरी है। और ये एज ए न्यूरोलॉजिस्ट हम लोग हमेशा इस चीज़ को आपस में अंतर, जब भी कोई मरीज आता है देखते हैं कि इसको खाली फिट पड़ा है, एक अकेला फिट है, उसका दोबारा होने का चांस है कि नहीं है, और यदि दोबारा होने का चांस है तब उसको दवाई देनी पड़ती है। डॉक्टर पुनीत जी ने हमें मिर्गी और जप्ती के बारे में बता दिया है। अब डॉक्टर अमित बत्रा, आप बताएं कि भारत में एपिलेप्सी कितनी आम है? अगर हम वर्ल्ड एस्टिमेट्स की बात करें तो इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी, जो एक एपेक्स बॉडी है मिर्गी या एपिलेप्सी की प्रॉब्लम के अगेंस्ट, और वर्ल्ड ओवर ये इसकी एजुकेशन, ट्रीटमेंट सबके बारे में ध्यान रखती है। तो इसके एस्टिमेट्स के हिसाब से देखें तो 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ मिर्गी के मरीज दुनिया भर में इस बीमारी से ग्रसित हैं। और इनमें से 80% नियरली समझिए कि 4 करोड़ के आसपास लो या मिडिल इनकम कंट्रीज में होते हैं, जिसमें कि इंडिया एक कंट्री है। और इंडिया इस टोटल बर्डन ऑफ एपिलेप्सी में 1/6 कंट्रीब्यूट करता है। और अगर नंबर से बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 से लेके 1.25 करोड़ तक एपिलेप्सी पेशेंट्स इंडिया में हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि इनमें से 50 से 70% जो पेशेंट्स हैं, उनको जिंदगी का अपना पहला दौरा 18 से 20 साल की उम्र से पहले पड़ता है।
मतलब कि ज्यादातर ये प्रॉब्लम यंग पेशेंट में स्टार्ट होती है। दूसरी प्रॉब्लम इस मैग्नीट्यूड में ये भी है कि हमारे देश में नंबर बहुत ज्यादा है और ट्रीटमेंट गैप, यानी कि इनमें से जो पेशेंट्स या करेक्ट डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं या करेक्ट ट्रीटमेंट ले रहे हैं एक न्यूरोलॉजिस्ट से, वो नंबर भी बहुत ही कम है। तो इंडिया जैसे कंट्रीज में जहाँ के पॉवर्टी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इलिटरेसी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो एपिलेप्सी का होना ह्यूज नंबर्स में वो अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। और उसको अनट्रीटेड छोड़ देना और उसको पेशेंट्स को सफर करने देना, ये और एक और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ी सोशल मेडिकल प्रॉब्लम एपिलेप्सी को हम मान सकते हैं। डॉक्टर रेणु जी, किसी को एपिलेप्सी क्यों होती है और क्या ये किसी के जरिए भी किसी को हो सकती है? एपिलेप्सी और सीजर्स जो होते हैं वो ब्रेन के वजह से होते हैं, जहाँ कोई प्रॉब्लम ब्रेन या मस्तिष्क जैसे बोलते हैं उसके वजह से है। इसमें कीड़ा या तो जर्म्स जो होते हैं नहीं होते हैं, जो एक से दूसरे को फैल सकता है। फिट्स इसलिए होते हैं कि खून की कमी हुई है ब्रेन में बचपन में, या एज यू गो ओल्डर, लाइक हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, खून की कमी हुई, बच्चा रोया नहीं पैदा होने के टाइम, तब दौरे हो सकते हैं। और उसका जो हानिकारक फॉलो होता है, हानि फॉलो होती है ब्रेन में, ग्लायोसिस हो जाता है या चोट का निशान पड़ जाता है, उसके वजह से दौरे होते हैं। बचपन में जैसे पैदा होने के बाद इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे मेनिंजाइटिस और एन्केफेलाइटिस। जैसे बड़े होते हैं, बड़े में भी एन्केफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस हो सकता है, टीबी हो सकती है, या तो गांठ बन जाती है, टीबी के गांठ या कीड़े की गांठ, या कभी ट्यूमर की गांठ होती है। तो ये इन कारणों से हो सकता है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, उस टाइम ब्रेन में ब्लड आ गया है, तभी भी दौरे हो सकते हैं। और उसका जो निशान रह जाता है वो भी दौरे करा सकता है। कभी ऐसा होता है कि हमें कोई कारण नहीं मिलता है, न इन्फेक्शन है, CSF जो कमर से निकालते हैं पानी जो ब्रेन के आसपास रहता है वो भी साफ रहता है, MRI में कुछ नहीं दिखाई देता है। इसको इडियोपैथिक एपिलेप्सी बोलते हैं और ये कोई कीटाणु की वजह से नहीं है। डॉक्टर सुधीर त्यागी जी, सर्जरी भी अक्सर कई गंभीर बीमारियों का इलाज बन जाता है, तो क्या एपिलेप्सी सर्जरी के जरिए ठीक हो सकती है? एपिलेप्सी इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरह की होती है एपिलेप्सी, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। जो प्राइमरी एपिलेप्सी होती है उसमें यूजुअली कोई एक पर्टिकुलर लीजन ढूंढना मुश्किल होता है और जो ऑपरेशन है, जो सर्जरी है, वो यूजुअली इसको क्योर नहीं करती, मोस्ट ऑफ द टाइम कंट्रोल करती है। जो पेशेंट्स काफ़ी समय से दवाइयाँ खा रहे होते हैं एपिलेप्सी के लिए और उसके बावजूद भी उनका कंट्रोल नहीं होता एपिलेप्सी का, उन पेशेंट्स को हम लोग सर्जरी के लिए लेते हैं और करीब करीब 2 साल तक इनका इलाज चलना चाहिए पहले, और कम से कम 2 मेडिसिन इसमें यूज़ हो चुकी हो। मल्टीपल मेडिसिन यूज़ करने के बाद भी अगर इनका कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है एपिलेप्सी का, वही पेशेंट हम लोग एपिलेप्सी सर्जरी के लिए लेते हैं। इन पेशेंट में यूजुअली हम लोग कंट्रोल को टारगेट करते हैं कि कंट्रोल हो जाए एपिलेप्सी। प्राइमरी एपिलेप्सी को क्योर करना एक बहुत मुश्किल काम है और सर्जरी के बावजूद भी प्राइमरी एपिलेप्सी पेशेंट जो है यूजुअली कंट्रोल तो हो जाते हैं पर क्योर करने में काफ़ी परेशानी आती है। दूसरी एपिलेप्सी जो सेकेंडरी एपिलेप्सी होती है, जिसमें कि कोई ना कोई एक कारण हमें दिख जाता है ब्रेन में कि जैसे कोई छोटा कोई ट्यूमर है, कोई बिनाइन ट्यूमर है, या कोई इन्फेक्शन है, ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन है जैसे ट्यूबरक्लोमा कहते हैं, इस तरह के न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस है, बड़ी सिस्ट है कोई, उसमें अगर हम एपिलेप्सी सर्जरी करते हैं तो उनमें अक्सर हम लोग क्योर अचीव कर लेते हैं। और लेकिन बात यह है कि क्योर अचीव तभी होता है जब हम कुछ समय इसमें ऑपरेशन के बाद दवाई कंटिन्यू करते हैं। तो दवाई का रोल काफ़ी हद तक रहता है, चाहे वो प्राइमरी एपिलेप्सी हो चाहे सेकेंडरी एपिलेप्सी हो। डॉक्टर पुनीत अग्रवाल जी, बीमारी की चिंता तो अच्छा नहीं माना जाता है, तो कोई एपिलेप्सी की चिंता किए बगैर
कैसे आराम से जीवन जी सकता है? देखिए, जैसे हमने बताया, सीजर और एपिलेप्सी में डिफरेंस होता है। और जो एपिलेप्सी या मिर्गी वाले जो पेशेंट होते हैं, उनको हमको ट्रीटमेंट देना पड़ता है, मिर्गी की दवाई देनी पड़ती है रोकने के लिए, जो 2 साल से लेकर कई बार लाइफ लॉन्ग तक चलती है। तो उसमें यदि हम प्रॉपर तरीके से दवाई दी जाती है ऐसे पेशेंट्स में, यदि उनकी डायग्नोसिस सही बनती है कि उनको एपिलेप्सी है और उनकी प्रॉपर यदि मेडिकेशन दी जाए, तो ये देखा गया है कि 70% केसेस में ये एपिलेप्सी कंट्रोल आती है दवाओं से। और धीरे-धीरे करके दवाई बंद कर सकते हैं आफ्टर एप्रोप्रिएट टाइम, जो भी उस बीमारी के हिसाब से होता है, 2 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर। और 70% केसेस में दोबारा सीजर, 95% दोबारा सीजर नहीं पड़ते, दोबारा फिट नहीं पड़ता है। लेकिन 25-30% केस में ड्यू टू वेरियस रीजंस, जिसमें कि पेशेंट कई बार दवाई टाइम से नहीं लेता है, दवाई कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, या उसकी डायग्नोसिस सही नहीं बनती है पेशेंट की। कुछ केसेस में पेशेंट के अंदर दिमाग की नसें सूखी होती हैं, जिसमें कि सर्जरी की जरूरत पड़ती है, एपिलेप्सी सर्जरी की जरूरत पड़ती है। इसको डॉक्टर सुधीर त्यागी आपको बाद में बताएंगे। तो ऐसे केसेस में 30% केस में ये मेडिसिन काम फिट कंट्रोल नहीं होते हैं। दूसरा जो है का, तो अधिकतर केसेस हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि मिर्गी के पेशेंट को हम लोग काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, जो हम लोग करते हैं कि पेशेंट्स का कि ये बीमारी सही होने वाली बीमारी है और ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है और इसका प्रॉपर इलाज करना बहुत ज़रूरी है, तो पेशेंट नॉर्मल लाइफ जी सकता है। कुछ केसेस में प्रीमेच्योर डेथ के चांस होते हैं, लेकिन अधिकतर केस की लाइफ भी नॉर्मल होती है यदि प्रॉपर तरीके से ये ट्रीटमेंट लेता है। इसमें इमोशनल वेलनेस की बहुत वैल्यू है कि पेशेंट इमोशनली अच्छा फील करे, तो हम लोग को एज ए न्यूरोलॉजिस्ट हम लोग उसको काउंसिल करते हैं कि ये बीमारी सही हो सकती है और नॉर्मल लाइफ की तरह पेशेंट रह सकता है अपनी फैमिली के साथ में। यदि इमोशनल वेलनेस के लिए पेशेंट की हम लोग काउंसिल करते हैं कि पेशेंट यदि एक्सरसाइज करे, मेडिटेशन करे, योगा एक्सरसाइज करे, और किसी कोई ना कोई हॉबी जैसे उसकी कोई भी है, जैसे आर्ट है या फिर पेंटिंग है, म्यूजिक है, उसमें भी अपना ध्यान लगाए, तो पेशेंट अच्छा फील कर सकता है और वो प्रॉपर दवाई भी ले सकता है। डॉक्टर अमित बत्रा, क्या एपिलेप्सी या मिर्गी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है? जैसा डॉक्टर पुनीत ने कहा कि एपिलेप्सी आज की डेट में एक ट्रीटेबल बीमारी है। ये पुराना नोशन के एपिलेप्सी का कोई इलाज संभव नहीं है या एपिलेप्सी के मरीज कभी ठीक नहीं हो सकते। हमें सबसे पहले इस चीज को स्ट्रेस करना है और पब्लिक में ये बात पहुंचानी है कि एपिलेप्सी डेफिनेटली एक ट्रीटेबल बीमारी है। अब वो ड्यूरेशन कितना है ट्रीटमेंट का, दवाई छूट पाएगी कि नहीं छूट पाएगी, ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो एपिलेप्सी किस एज में स्टार्ट हुई। कुछ तरह के एपिलेप्सी के सिंड्रोम्स होते हैं या टाइप ऑफ एपिलेप्सी या मिर्गी होते हैं जो बचपन में स्टार्ट होते हैं। जैसे बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको तेज बुखार के साथ दौरे पड़ते हैं, और अदरवाइज बच्चा नॉर्मल होता है, जब तेज बुखार होता है तो उसको दौरा पड़ सकता है, जिसको हम फेब्राइल सीजर बोलते हैं। या एक तरह के दौरे होते हैं जिसमें बच्चा सिर्फ थोड़ी देर के लिए गुमसुम हो सकता है, वैसे बच्चा नॉर्मल रहता है, जिसको हम एब्सेंस एपिलेप्सी बोलते हैं। तो इस तरह की कुछ एपिलेप्सी या मिर्गी की टाइप्स हैं जो एक स्पेसिफिक एज में स्टार्ट होती हैं और कुछ समय पाके जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, यूजली 10-12 साल की एज तक पहुंचते, ये एपिलेप्सीज अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। इसके बाद इनको दोबारा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और बच्चा बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकता है। दूसरा टाइप ऑफ एपिलेप्सीज होती है जो कि मैम ने जैसे बताया कि इन्फेक्शन के साथ एसोसिएटेड है। ब्रेन में कीड़े की गांठ होती है जिसको हम न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस बोलते हैं। ब्रेन में टीबी की गांठ हो सकती है जिसको हम ट्यूबरकुलोमा बोलते हैं, या कभी कभी मेनिंजाइटिस हो जाता है ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन। तो ये ऐसी कारण है जिनको अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए तो आने वाले समय में कुछ समय के बाद दवाई को धीरे धीरे कम करके बंद किया जा सकता है। तीसरा, कभी कभी सिंपल या सिंगल दौरा पड़ सकता है, जैसे अगर किसी की शुगर अचानक से बहुत लो हो जाए, किसी के बॉडी में नमक की जाए जिसको हम हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं, बहुत लो कैल्शियम हो जाए बॉडी के अंदर, तो इन कारणों से भी हमारा ब्रेन में दौरे हो सकते हैं। यूजुअली ऐसे वाले दौरे जो हैं वो अगर हम जो भी कारण रहा इसका, जैसे सोडियम को अगर ठीक कर दें, शुगर को करेक्ट कर दें, तो ऐसे में लंबा इलाज देने की जरूरत नहीं होती है। पेशेंट दवाई को कुछ समय के बाद 2 या 3 महीने के बाद छोड़ सकता है। ज्यादातर कारणों में जो एपिलेप्सी का इलाज है या जो मिर्गी का इलाज है वो 3 से 5 साल तक दिया जाता है। अगर उस दौरान मरीज अपनी मेडिकेशन रेगुलरली लेते रहें और राइट मेडिकेशन के साथ अगर वो सीजर फ्री या एपिलेप्सी से बिल्कुल छुटकारा पाते हैं,
तो उसके बाद उनके न्यूरोलॉजिस्ट डिसाइड कर सकते हैं कि क्या इस ड्यूरेशन के बाद धीरे धीरे दवाई को बंद करने का ट्रायल दिया जा सकता है। अब 50% लोगों में ये ट्रायल सक्सेसफुल रहता है, 50 में दौरे दोबारा होने की संभावना भी रहती है। जिनमें ये ट्रायल फेल हो जाता है, उनमें हम दवाई को फिर से रीस्टार्ट करते हैं, फिर 2 से 3 साल के बाद हम ट्रायल दे सकते हैं। और कुछ एपिलेप्सी की टाइप्स ऐसी होती हैं जिनमें हम दवाई को लाइफ लॉन्ग देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब भी हम दौरे की दवाई को हटाते हैं तो दौरे दोबारा हो सकते हैं। बट दवाई कब बंद करनी है, कैसे विड्रॉ करनी है, ये पेशेंट को डिसीजन खुद से नहीं लेना है। ये एक न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह से ही लेना चाहिए डिसीजन, क्योंकि अगर हम खुद से डिसीजन लेंगे तो जो मिर्गी हमारी अपरेंटली कंट्रोल्ड थी, वो अचानक से बहुत भयानक रूप में अनकंट्रोल्ड वे में आ सकती है, जिसको हम स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं। इसमें कंटिन्यूअस दौरे पड़ने लग जाते हैं मरीज को और फिर वो कंट्रोल करने बहुत मुश्किल होते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं इसको सम अप करूं तो एपिलेप्सी एक ट्रीटेबल बीमारी है। इस पे हम डेफिनेटली विन ओवर कर सकते हैं, बशर्ते कि हम एक टीम अप्रोच रखें जिसमें कि पेशेंट, उनकी फैमिली, उनके केयर गिवर्स और डॉक्टर का अहम रोल रहेगा। डॉक्टर रेणु जी, अक्सर लोग अपनी बीमारियां छिपा लेते हैं, तो क्या किसी मिर्गी या एपिलेप्सी वाले पेशेंट को अपने दोस्तों को अपनी एपिलेप्सी के बारे में बता देना चाहिए? ये डिपेंड करता है आपके फ्रेंड्स और आप क्या बोलना चाह रहे हो, आपकी एपिलेप्सी कैसी है। बहुत बार समझो सिर्फ रात में होती है, सालों में एक बार होती है और आप दवाई खा रहे हो, आप कंट्रोल में हो, आप हो सकता है ना बोलना चाहें। बट अगर आप घूम फिर रहे हो लोगों के साथ और दिन में भी आपको हो सकता है दौरे होते भी हैं, तो फ्रेंड्स को बताना अच्छा ही होता है। उनको बताना है कि आप नॉर्मल हो उनके जैसे, सिर्फ उनको आपको थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है। जैसे किसको अस्थमा होता है, किसको डायबिटीज होती है, सब दवाइयाँ खाते हैं और अपना जीवन जीते हैं। वैसे आपको ये मिर्गी की बीमारी है जिसके लिए आपको दवाई खानी होती है। उनको एक बार समझाना है कि अगर मुझे ये कुछ हुआ है तो आपको ये करना है। मेरी जेब में दवाई है, वो आप मुझे खिलाना है, मुझे साइड पे इतना बताने पे वो थोड़ा थोड़ा हिम्मत रखते हैं आपसे घूमने फिरने से। और वो घबराएंगे नहीं अगर आपको हो भी जाता है। अगर आपका एपिलेप्सी पूरा कंट्रोल में है, दवाई आप खा रहे हो और बहुत सालों तक नहीं हुआ है, बट ज़रूरी है आप सावधानी बरतें। अगर फ्रेंड्स को पता है तो वो आपकी हेल्प करेंगे, आपको ध्यान रखाएंगे कि टाइम पे दवाई खा लो। और अगर आप भूल जाते हो तो फिर भी याद कराएंगे। अगर आप चाहते हो मैं लेट नाइट ना जाऊं क्योंकि इससे हानि हो सकती है, दौरे ज़्यादा हो सकते हैं लेट नाइट से, तो वो आपको फोर्स ना करेंगे। और उल्टा हो सकता है अपना जो भी डिसीजन है बाहर जाने का वो भी चेंज कर दें। आपको अल्कोहल लेने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। और आपको टाइम पे खाना खाना है वो देखेंगे कि आपको खाना मिले, वो आपको पूरा कोऑपरेशन देंगे। और वो आपके फ्रेंड्स हैं तो ज़रूर देंगे। और वो अगर वो देख लेते हैं कि आपको फिट्स हो रहे हैं तो वो घबराएंगे नहीं, उनको पता होगा हमें करना क्या है, कहाँ ले जाना है अगर बाई चांस जल्दी ठीक नहीं हो रहा है। और वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। तो इट इज़ बेटर अगर आप अपने फ्रेंड्स को भी बता दो कि मुझे ये छोटा सा प्रॉब्लम है। डॉक्टर सुधीर त्यागी जी, अक्सर सर्जरी भी गंभीर बीमारियों का इलाज होती हैं, तो ये बताइए कि किसी एपिलेप्सी के मरीज को सर्जरी की आवश्यकता कब पड़ती है? देखिए, सर्जरी जो है वो सीधे किसी पेशेंट की हम सर्जरी, जैसे मैंने बताया प्राइमरी एपिलेप्सी पेशेंट है, तो इसमें रूल ऑफ टू हम लोग एक फॉलो करते हैं। रूल ऑफ टू का मतलब है कि कम से कम इस मरीज को 2 दवाइयाँ खाते हुए भी 2 सीजर, जो 2 एपिलेप्सी के फिट हैं, वो हर महीने मिनिमम आ रहे हों और ये कम से कम किसी अच्छे न्यूरो फिजिशियन के अंडर ट्रीटमेंट में रह चुके हों। अगर ऐसा कोई पेशेंट है जिसको कि मल्टीपल ड्रग्स चल चुकी हैं और अच्छे न्यूरो फिजिशियन ट्रीट कर चुके हैं और फिर भी कम से कम 2 सीजर, 2 फिट्स उसको एपिलेप्सी के हर महीने फिर भी आ रहे हैं, मिनिमम फॉर लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से ऐसा चल रहा है, ऐसे ही पेशेंट को हम लोग फिर सर्जरी के लिए वर्कअप करते हैं। ये जो वही पेशेंट है जिनको हम लोग इंट्रैक्टेबल एपिलेप्सी पेशेंट्स कहते हैं कि इनकी एपिलेप्सी दवाई से कंट्रोल नहीं हो रही है और इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी ख़राब तरीके से सफ़र कर रही है।
तो ये वो पेशेंट होते हैं जिनको हम लोग एपिलेप्सी सर्जरी के लिए लेते हैं, और इन पेशेंट को पहले वर्कअप किया जाता है कि इनमें कहाँ पे फोकस है, कोई एक पर्टिकुलर फोकस हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसमें वीडियो ईईजी है और भी कई तरह के टेस्ट है, एमआरआई है, स्पेक्ट स्कैनिंग है। इन सब को मिला के ये देखा जाता है कि इनमें कोई एक पर्टिकुलर फोकस जहाँ पे दिखाई दे जाए कि हाँ इस पार्ट को ब्रेन के अगर हम टारगेट करेंगे तो ये निकालने से या इसको लीजनिंग करने से या स्टिमुलेट करने से, अलग अलग तरीके हैं जो सर्जरी के, उस तरह से हम लोग हैंडल कर सकते हैं और पेशेंट को फायदा पहुंचा सकते हैं। तभी हम इन पेशेंट्स को सर्जरी के लिए लेते हैं। तो जो इंट्रैक्टेबल एपिलेप्सी पेशेंट्स हैं, वेल डिफाइंड बाय न्यूरोफिजिशियन, उन पेशेंट को हम सर्जरी के लिए लेते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सर्जरी की जो डिमांड है वो न्यूरोफिजिशियन की तरफ से आनी चाहिए। न्यूरोफिजिशियन जिस पेशेंट को ट्रीट किया हो, जिसको वो अपनी तरफ से कहे कि हाँ मैं इसमें काफ़ी दवाइयाँ ट्राई कर चुका हूँ, अब इसमें दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो इस पेशेंट को सर्जरी के लिए हम लोग वर्कअप करके अगर सर्जरी से फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, तो ये वो पेशेंट होते हैं जिनको हम एपिलेप्सी सर्जरी के लिए लेते हैं। जो सेकेंडरी एपिलेप्सी के पेशेंट्स होते हैं वो थोड़ा जल्दी सर्जरी के लिए आ जाते हैं कि उसमें एक डेफिनेट स्ट्रक्चरल लीजन ब्रेन में दिखाई दे रहा होता है, और न्यूरोफिजिशियन उसमें काफ़ी पहले डिसीजन ले लेते हैं कि ये एक पर्टिकुलर कारण है एपिलेप्सी आने का, अगर इसको हम निकाल दें ब्रेन से तो इससे एपिलेप्सी ठीक हो सकती है। तो इस तरह के पेशेंट्स हैं जिनको हम एपिलेप्सी सर्जरी करके फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर्स, आप सभी का शो में आने के लिए और ढेरों जानकारी देने के लिए धन्यवाद। शो को अब यहीं समाप्त करते हैं और अगले एपिसोड में नई जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।